हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार मनीष। वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। आज 5 जुलाई है और बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम हुआ है। 150 क्वेश्चंस जो नॉर्मल पैटर्न है वही रहा है, ठीक है। और एक साथ में अलग ऑप्शन ई दैट इज नॉट अटेम्प्टेड ये भी दिया गया है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अब 26 जुलाई को बीपीएससी का एग्जाम है, तो आप एक ओएमआर शीट लीजिए और उसमें ट्राई कीजिए पहले खुद से सॉल्व करने का, क्या आ रहा है, क्या कमियां दिख रही हैं, उसको फिर एनालाइज कीजिए, फिर इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। तब जाकर फायदा होगा। और हम लोग अभी सिर्फ साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 101 जो भी हम सेट लिए हैं, इसमें दिस क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 130 तक लाइन से साइंस दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं क्या है, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन टफ है, मिक्स टाइप का ये साइंस का मतलब रिव्यू है। एक बार चलिए चेक करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नोन एज फ्लूइड, ठीक है। इसमें से फ्लूइड किसको कहते हैं, ठीक है। अगर फ्लूइड का आप डेफिनेशन जानते हैं तो फ्लूइड हम लोग बोलते किसको हैं, which can flow and take shape in its container, ठीक है। तो किसी कंटेनर का बात कर रहे हैं, उसमें जब आप उसमें को डाल रहे हैं तो वो पर्टिकुलर शेप ले रहा है और फ्लो कर सकता है, उसी को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस आता है। फ्लूइड में कौन कौन इंक्लूड होता है, दैट इज लिक्विड एंड गैसेस। तो आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ लिक्विड और गैस को आइडेंटिफाई करना है। चलिए, पहला ऑप्शन में दिया है गोल्ड एंड मरकरी। जब गोल्ड दिया है तो गोल्ड सॉलिड है, ठीक है। दिस गोल्ड सॉलिड है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मरकरी रहता तो ठीक है, मरकरी फ्लो कर सकता है और ये एक शेप ले सकता है जिस भी कंटेनर में आप इसको डालते हैं, ठीक है। तो मरकरी तो सही है, लेकिन गोल्ड के कारण ऑप्शन गलत हो जा रहा है। वाटर एंड ऑक्सीजन गैस बोथ आर फ्लूइड, ठीक है। वाटर एंड ऑक्सीजन गैस दोनों ही फ्लूइड होगा। एयर और एनी लिक्विड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लिक्विड और गैस, किसी भी तरह का लिक्विड और किसी भी तरह का गैस कम्स इन द फ्लूइड, ठीक है, विच कैन फ्लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज बी एंड सी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, पहले देखिए। Given below the two statements, one labeled as assertion and other as reason. चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस मोर और लेस जो शुरू का 10 है, दिस इज रिलेटेड टू फिजिक्स, ठीक है। तो लगभग प्रोपोर्शन बराबर है, एग्जैक्ट नहीं कहेंगे लेकिन लगभग प्रोपोर्शन बराबर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। कुछ क्वेश्चन एक दो उधर उधर डाला है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए पहला देखिए, बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लीड टू एयर पॉल्यूशन। बात तो सही है कि जब भी हम कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है। क्यों होता है एयर पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द कंबशन हार्मफुल गैसेस आर आल्सो प्रोड्यूस, बिकॉज ऑफ द कंबशन हार्मफुल गैसेस आर प्रोड्यूस। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर सकते हैं, जब कोल जला रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, इन सब का बात कर सकते हैं। दैट बिकम्स द एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो, कोल और पेट्रोलियम, सही बात है कि दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट दिस इज नॉट द रीजन कि उसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। बात समझो, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ठीक है। बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट, लेकिन पॉल्यूशन का रीजन इसका जलना है, इसका बर्न करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, कोल को बर्न करते हो तो डिफरेंट टाइप का पॉल्यूटेंट्स निकल रहा है, इसका मतलब इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। हाँ, ये सही है कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, दिस इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या जाना चाहिए कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट किसका बात कर रहा है जी, दिस इज ट्रांजिस्टर का, ठीक है। द टू एलिमेंट्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, मतलब किसका बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में आप किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, दिस इज सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अच्छा, जब हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं तो आपको वर्ड समझ में आता है ना कि किसका बात हो रहा होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर पे अलग से भी क्वेश्चंस बहुत सा पूछा गया है, जिसमें बोलता है हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, जैसे कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। पहले हम कंडक्टर्स का केस देख रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं एक ओवरव्यू सारे टॉपिक्स का बता देने का यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले कंडक्टर्स का बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ये हम लोग कंडक्टर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है।
इसलिए तो देखते हो ना, सुपर कंडक्टर का भी कंसेप्ट जानते हो, इसी से आया हुआ है। जैसे सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर सेमी नहीं है, ये सुपर है, फिर हम एससी लिखेंगे तो आप सेमी कंडक्टर कहीं समझ लोगे। चलो हम बात किसका कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर का। कंडक्टर का, सुपर कंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हो रेसिस्टेंस घटता है। क्या होता है, रेसिस्टेंस घटता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके, कंडक्टर वाले ही कंसेप्ट का यूज करके हम क्या बना दिए, दिस इज सुपर कंडक्टर का कंसेप्ट निकाल दिए। ठीक है, लेकिन साथ में एक और बात समझिए, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा हो जाता है। निगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, उल्टा डायरेक्शन बना दिए ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हो जाता है कि बेसिकली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर का बात कर रहा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग ट्रांजिस्टर बनाने में इन सब में यूज करते हैं। ठीक है, किसका है, दिस इज ग्रुप 14 का एलिमेंट्स है, दिस आर द मींस ग्रुप 14 एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सॉलिड बॉडीज एंड अरेंज देम फ्रॉम हेवियर टू लाइटर मास। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कुछ पढ़ने वाला है नहीं, कुछ बताने लायक भी नहीं है कि किसका बात कर रहा है, हेवियर से लाइटर का बात कर रहा है। इनफैक्ट देखो सबसे पहले दिया है टोटल मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एन दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बात ही नहीं करेंगे, छोटा मास होता है सैटेलाइट का। ठीक है, मास ऑफ द टोटल सॉलिड मटेरियल ऑन अर्थ, अच्छा अर्थ से तो कम ही होगा, मतलब सॉलिड मटेरियल। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द अर्थ से कम होगा कौन, टोटल सॉलिड मटेरियल ऑन अर्थ। मास ऑफ एन एटम सबसे छोटा हो गया, इनफैक्ट इतना भी नहीं, इसमें देखो पहला ऑप्शन तो ये हो गया टोटल मास ऑफ द अर्थ, यानी हम फर्स्ट ऑप्ट किए। दूसरा में क्या होना चाहिए हमको, बेसिकली दिस मास ऑफ टोटल सॉलिड मटेरियल ऑन द अर्थ, यानी फर्स्ट के बाद ये कौन सा आ गया, थर्ड। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट और थर्ड ये दो हो चुका मेरा, अब हमको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है क्या ही बात कर रहा है। ठीक है, हालांकि इजी है, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, ये उतना टाइम पास करने का जरूरत नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहा है जी, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन द मेडिकल एक्टिविटीज मोस्टली फॉर द पर्पस ऑफ, देखो ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग इंडोस्कोपी में यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग इंडोस्कोपी में यूज करते हैं। इंडोस्कोपी मतलब आप समझ रहे हो, जब बेसिकली स्टमक के अंदर देखना है तो बेसिकली डॉक्टर उसके लिए क्या करता है, इंडोस्कोपी, उसी में एक ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली बॉडी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर काम किस पर करता है ये भी जान जाओ, दिस इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, किस पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक्चुअली में ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, देखो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं, ये सॉलिड बॉडी होता है जी, हम बनाने के लिए बना दिए, जैसे हॉलो सा, हॉलो नहीं होगा, दिस इज सॉलिड। ठीक है, तो एक एंगल मान लो ग्लास का है, मान लो ग्लास का है, मानने में क्या ही जाता है। ठीक है, ये कुछ और भी मान सकते हो, प्लास्टिक टाइप से भी कुछ मान सकते हो। ठीक है, दिस ऐसे लाइट इंटर किया और बेसिकली एक एंगल पे इंटर कर रहा है, जिसके कारण उसको ऐसा एंगल मिल रहा है कि लाइट बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो बेसिकली लाइट अंदर अंदर ट्रेवल करता है। ठीक है, अंदर अंदर ट्रेवल करता है और फिर यहाँ पर एक कटिंग होता है, देखो स्लैंट बना है, इसका मतलब इस केस में क्या होगा, लाइट वहां से बाहर निकल कर आ जाएगा। ये क्या शो कर रहा होता है, दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट अपने आप बाहर नहीं आया है ग्लास का, लेकिन फिर भी लाइट बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप पढ़े होंगे, दो कंडीशन का बात करते हैं हम लोग। पहला कंडीशन क्या बोलते हैं, light should travel from denser to rarer medium, light should travel from denser to rarer medium, क्या जी, to rarer medium। ठीक है, पहला कंडीशन है। दूसरा, एंगल I should be greater than critical angle, एंगल I should be greater than critical angle। इसका मतलब क्या होता है, मान लो देखो यहां पर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लो डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, कलर चेंज नहीं हुआ था ना, चलो कर लिए। ठीक है, ये येलो अच्छा नहीं लगेगा आपको, फिर दिखाई नहीं देगा, ये देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे डेंसर मीडियम से लाइट चला, ठीक है, डेंसर मीडियम से लाइट चला, जब रेयरर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, इट शुड मूव अवे फ्रॉम द दिस नॉर्मल। ठीक है, तो अवे मूव किया। एक और सिचुएशन आएगा जब लाइट और ज्यादा ट्रेवल करेगी,
और ज्यादा मूवमेंट करेगा, इस तरह से होगा, ठीक है। पर इसके आगे भी अगर हम बेंड कर देंगे, ये एंगल आई है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सॉरी रिफ्लेक्शन बोल दिया, गलत है, क्या होना चाहिए, बोलना चाहिए मेरे को रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब आई का वैल्यू किसी आई के वैल्यू पर ये 90 डिग्री बन जाएगा, यानी आई का वैल्यू क्या होगा, जो भी आई का वैल्यू होगा उस पे एंगल कौन सा बना रहा होगा, 90 डिग्री, आर का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसी आई के वैल्यू को जब आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, क्या बोल देते हो, क्रिटिकल एंगल। अब उसके बाद आई का वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्शन स्टॉप्स, ठीक है, उस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा और क्या चालू होगा, रिफ्लेक्शन, क्या चालू हो जाएगा, रिफ्रैक्शन स्टॉप, मतलब जो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं वो बंद हो जाएगा और क्या चालू हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। आपको सुनने में लगा ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, कौन सा बड़ा बात हो गया, बहुत बड़ा बात हो गया, ठीक है। अब सोचो, विदाउट एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देयर इज नो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना, इवन दो लाइट इज रिफ्लेक्टिंग, विदाउट एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। यहां कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ी नहीं है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब वहां से लाइट क्रॉस कर सकता है, इवन दो लाइट इज रिफ्लेक्टिंग। यही इसी फिनोमेना को आप क्या बोलने लगते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए हम लोग बात करते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडोस्कोपी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला एग्जांपल में ही हम लोग पढ़ते हैं इंडोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, टीआईआर का, उसके अलावा आप इसका डायमंड ये सब भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। डायमंड का, मिराज का फॉर्मेशन, ये सब उसका एग्जांपल्स में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर पहले ठीक कर लें फिर गड़बड़ हो जाएगा हम लोग का। कलर कौन सा चल रहा था जी, ये वाला, ठीक है। चलिए, consider the following units of distance and arrange them from smaller to bigger in the magnitude। अच्छा ठीक है, स्मॉलर से बिगर मैग्नीट्यूड में हम लोग को अरेंज करना है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, इन सब का बात किया है, ठीक है। चलो हम लोग सबका देख लेते हैं कि बेसिकली इस मीटर को हम लोग अरेंज कैसे करते हैं। याद है आपको, ये हम बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर जब बताते हैं तो उसमें हम भी बता रहे होते हैं, ठीक है। 10 to the power -3, -6, कोशिश कीजिए खुद से रिकॉल करने का, -9, -12, -15, -18, -21, -24, एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना चाहिए। 9 को, -3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिली, ठीक है। -6 को क्या बोलते हो, माइक्रो, क्या बोलते हो जो, माइक्रो, ठीक है। माइक्रोमीटर अब नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। 10 to the power -9 को क्या बोलते हो, नैनोमीटर, ठीक है। 10 to the power -9 को नैनोमीटर, -12 को पीको, ठीक है, पीको, ठीक है। 10 to the power -15 को फर्मी या फेम्टो, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है, दिस इज फेम्टो, ठीक है। -18 को क्या बोलोगे, ऑटो, क्या बोलोगे, ऑटो, ठीक, सॉरी दिस इज ऑटो, सही तो है। नेक्स्ट इज जेप्टो, -24 को योक्टो, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि बेसिकली मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। हालांकि याद तो आपको प्लस वाला भी होना चाहिए, ठीक है। प्लस वाला कंप्यूटर की भाषा में याद रख लेते हैं, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। जैसे यहाँ +10 to the power 3 रहेगा तो क्या बोलते हो, किलो में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो किलो बाइट उसके लिए बोले, हालांकि गीगा और टेरा के लिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर की भाषा में याद रखो। तो बेसिकली याद करो ना, 10 to the power 3 को किलो, 10 to the power 6 को दैट इज मेगा, ठीक है, तो मेगा बाइट में आप बोलते हो ना। 10 to the power 9 को गीगा, ठीक है, 10 to the power 9 को गीगा, जिनको नहीं आता है लिख लीजिएगा। 10 to the power 12 को टेरा, ठीक है, तो वर्ड यूज करते हैं टेरा बाइट, ठीक है, इसलिए बोले कंप्यूटर की भाषा में याद करो। 10 to the power 15 को क्या बोलते हो, पेटा फ्लॉप, याद है, पेटा फ्लॉप, ठीक है। फ्लॉप्स हम लोग बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का स्पीड मेजर करने के लिए, तो उसमें क्या लिखते हैं, पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। तो यानी 10 to the power 15 के लिए जब बात करते हो, +15, ठीक है, 10 to the power 15 के लिए जब बात करते हो तो क्या वर्ड यूज करने लगते हो, पेटा, ठीक है। अच्छा 10 to the power 18, याद करो, पेटा से आगे का बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सा, ठीक है। 10 to the power क्या हो जाता है, दिस इज एक्सा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़े हैं तो उस टॉपिक में देखिएगा, उसमें हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। 10 to the power 21, ये दोनों तो हम साफ बोलते हैं कि इसी को याद रखो, काम हो जाएगा। 21 और 24, 21
देखो -21 को क्या बोलते हैं, जेप्टो, तो ये +21 को क्या बोलते हैं, जेट्टा। तो एक ही टाइप का वर्ड है, जेप्टो, और इधर क्या लिखे, जेट्टा, ठीक है। -24 को बोलते हैं योक्टो, तो +24 को क्या बोलते हैं, दिस इज योट्टा, ठीक है। क्या बोलते हैं, जेट्टा योट्टा, जेट्टा योट्टा, क्या बोल रहे हैं, जेट्टा योट्टा, ठीक है। पेटा एक्सा जेट्टा योटा, यही चार तो याद करना, बाकी तो आपको पहले से पता है, ठीक है। इसके ऊपर वाला तो पहले से पता है। अब बैठ के अरेंज करते रहो, क्या क्या पूछ रहा है जी। स्मॉलर टू बिगर, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा मतलब नीचे आना होगा, यानी सबसे नीचे छोटा कौन सा हो गया, पीको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीको का, तीसरा किस में दिया है, चलो मिल गया तीसरा, ठीक है। पीको मिल गया, 2 में तीसरा मिला है, ठीक है। दिस नैनो, ठीक है, फिर नैनो भी मिल गया। अब हम लोग को कंफ्यूज किस में कर रहा है, 2 और 1, इसमें तो माइक्रो और मिली में क्या ही बात करेंगे जी, कौन सबसे छोटा इसमें, मतलब ज्यादा छोटा कौन, माइक्रो, तो माइक्रो कौन सा हुआ, 2, ठीक है। माइक्रो कौन सा हुआ, 2, तो आंसर क्या हो गया, क्लियर है मेरे बात, आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, हालांकि इसको टफ बनाया जा सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है जी, सडन फॉल इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स, ठीक है। सबसे पहले बैरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, प्रेशर मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। अच्छा, बैरोमीटर का एक और यूज करते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग कैलिब्रेटेड बैरोमीटर का यूज करते हैं टू मतलब मेजर द एल्टीट्यूड, हम लोग एल्टीमीटर से फिर रिलेट कर लेते हैं उसको। खैर छोड़िए, हम लोग मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर का रीडिंग से हम लोग को वेदर फिनोमेना पता चलता है, ठीक है। अभी देखिए अचानक से तेज बारिश होने लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को बैरोमीटर रीडिंग से पता चल सकता था ये, ठीक है। हो रहा है ना जी बाहर बारिश, ठीक है। तो इसमें देखिए, मान लीजिए यहाँ का बात कर रहे हैं, एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर घट रहा है, क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है। जब प्रेशर घटेगा, अब कैसे घट रहा है उसको देखना है, सडन फॉल, ठीक है, सडन फॉल हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक बात समझो कि एक एरिया है जहां प्रेशर बहुत कम हो गया, सब जगह से कम हो गया, तो क्या हुआ, सारा विंड तेजी से भागा उस जगह को फिल करने के लिए, ठीक है। लो प्रेशर एरिया है तो बेसिकली क्या होगा, चारों तरफ से विंड जाएगा उसको तेजी से फिल करने के लिए, तो क्या होगा, वहां स्टॉर्म आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही उस एरिया को फिल करने आएगा, वहां कोरियोलिस फोर्स लग जाएगा, और कोरियोलिस फोर्स के कारण वहां पर विंड का रोटेशन हो जाएगा, विंड का रोटेशन हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, देयर इज अ स्टॉर्मी वेदर, ठीक है। तो बेसिकली सडन फॉल का कंडीशन कैसे होगा, विद बैरोमीटर का रीडिंग सडन फॉल होगा तो क्या होगा, दिस इज स्टॉर्मी वेदर, ठीक है। रेन में क्या होता है, ठीक है, रेन जो नॉर्मल अभी जैसे रेन है, ठीक है, तो सडन फॉल नहीं होता है, ग्रेजुअल फॉल होता है। ग्रेजुअल फॉल क्यों होता है ये भी समझो, ठीक है। ग्रेजुअल फॉल में रेन क्यों बोलते हैं हम लोग, देखो मान लो एक एरिया है, ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, बेसिकली बहुत हीट है, तो इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है, इवोपरेशन हो रहा है। तो इवोपरेशन हो रहा है तो हीटिंग के कारण क्या होगा, प्रेशर ऐसे भी डाउन होगा, हीटिंग के कारण क्या होगा, प्रेशर ऐसे भी डाउन होगा, यानी इसका मतलब साफ है कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन इन ग्रेजुअल फॉल, ठीक है, इन ग्रेजुअल फॉल, यहां सडन फॉल दिया है, सडन फॉल में स्टॉर्मी वेदर होगा, ठीक है, ग्रेजुअल फॉल में रेन का टाइम होगा, ठीक है। फाइन वेदर कब करते हैं, जब प्रेशर ठीक ठाक हो, हाई प्रेशर के कंडीशन में क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हाई प्रेशर डिसेंडिंग विंड का चीज होता है जी। हाई प्रेशर मतलब डिसेंडिंग विंड, विंड जो डिसेंड कर रहा है, क्या वो कुछ भी कंडीशन लाएगा, नहीं, इसका मतलब है मौसम अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हम लोग नहीं बात करते हैं। तो बेटर फाइन वेदर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज हाई प्रेशर या डिसेंडिंग विंड का बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, इसमें क्या करना है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इजी सा क्वेश्चन है। डाइस कैसा होता है जी, ठीक है, डाइस जो हम लोग खेलते हैं कैसा होता है, दिस इज क्यूब, ठीक है। तो डाइस कैसा होता है, दिस इज क्यूब, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो, ठीक है। इसके बाद फुटबॉल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का आप बात कर रहे होते हैं। पेंसिल कैसा होता है, जब पेंसिल छिलते नहीं हो तो कैसा रहता है, दिस इज सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है। तो पेंसिल कैसा है, दिस इज सिलिंड्रिकल शेप का बात कर रहे होते हैं। आइसक्रीम कोन कैसा होता है, भाई आइसक्रीम कोन खुद लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉनिकल शेप का होता है, तो दिस इज कोन, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ए का क्या दिया है, दिस इज 3, ए का 3 2 में है। बी का क्या दिया है, दिस इज स्फेयर 4, एक ही हो गया, तो क्या हो गया, सी, आंसर क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 109, चलिए, व्हेन अ सॉलिड स्फेयर ऑफ कॉपर इज हीटेड द चेंज विल बी ऑब्जर्व, बात तो सही है,
क्यों होता है चेंज? दिस इज बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। हम लोग नॉर्मल बात करते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर मतलब क्या होता है जानते हो ना, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन हम लोग को दिखने मिलता है, ठीक है, तो एक्सपेंशन बढ़ होता है। तो इसमें बोल रहा है कि हम लोग कॉपर का स्फेयर को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फेयर विल इंक्रीज। बात तो सही है कि रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल इंक्रीज। ऑफ कोर्स पूरा सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज हो रहा है, साइज तो इनलार्ज होगा ही, ठीक है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये भी सही है। मास का इससे तो कोई रिलेशन होता नहीं है, हीटिंग से मास का क्या रिलेशन होगा, तो मास का कोई रिलेशन है नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, दिस इज ए एंड बी, ठीक है, दिस इज ए एंड बी, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चल रहा है। ये बोल रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है, इफ अ मैन विद द रिस्ट वॉच, नॉर्मल घड़ी पहना है, ऑन हिज हैंड फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर से कूद गिर गया, ठीक है, इट्स वॉच गिव्स द करेक्ट टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल, ठीक है, तो वॉच में क्या ही अंतर आएगा, ठीक है, तो वॉच अपना सही समय देता है और असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि रिस्ट वॉच है। बात समझो, रिस्ट वॉच में किस चीज पर बेसिकली टाइम डिपेंड करता है, दिस इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, तो उसके अंदर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, उसी पर डिपेंड करता है। पेंडुलम क्लॉक का थोड़ी ना बात किया है, अगर पेंडुलम क्लॉक का बात करता तब हम लोग बोलते कि ठीक है दिस इज ग्रेविटी का बात कर रहा है, कि बेसिकली जब गिर रहा है तो क्या होगा, कुछ वहां पर चेंज जाएगा, तो टाइमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रिस्ट वॉच में टाइमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां स्प्रिंग काम कर रहा है, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होता है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वर्किंग ऑफ रिस्ट वॉच डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग एक्शन, बिल्कुल सही, यही बात तो हम आपको बोल रहे हैं कि स्प्रिंग एक्शन पर काम करता है, एंड हैज नथिंग टू डू विद द ग्रेविटी, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो दोनों सही स्टेटमेंट है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक बात और समझने का कोशिश करना, यहां अगर क्वेश्चन को पेंडुलम क्लॉक से कन्वर्ट कर देता, ठीक है, तो ये गलत हो जाता फिर स्टेटमेंट, क्योंकि पेंडुलम क्लॉक डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, फिर वहां पर तुम बात करने लगते हो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई जी, ठीक है, तो जब थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन देता है तो इसके बारे में बात करता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो यहाँ g डिपेंडेंट है, इसमें कोई g डिपेंडेंट हम लोग बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है, ये दिस एसिड बेस का बात किया है, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस। चलिए देख लेते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज द ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का बात कर रहा है, मतलब बोथ एसिड और बेस नेचर का, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग Na2CO3 को देख लेते हैं। अच्छा, इसको जब Na2CO3 का बात कर रहा है तो ये क्या हो गया, CO2 माइनस, जब CH3 माइनस का बात करोगे तो इट कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, इट कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, और जो दिस H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलोगे, इट एक्ट्स एज अ बेस, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ बेस, ठीक है, तो Na2CO3 क्या हो गया, दिस इज बेस, इसका बात नहीं कर सकते हैं। वहीं देखो दिस HCO3 माइनस, यही आंसर होगा जी, ठीक है, HCO3 माइनस ये आंसर होगा। कैसे होगा, कैसे एसिड की तरह काम करेगा, कैसे बेस की तरह, देखो एक बार, ठीक है, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, दिस इज HCO3 माइनस, मतलब क्या हो गया, दिस इज CO3 माइनस प्लस H प्लस, बात समझ रहे हो, तो ये क्या किया, H प्लस आयन को डोनेट किया, H प्लस आयन को डोनेट किया, तो तुम बोल दोगे कि एसिड की तरह बिहेव किया, मतलब क्या हुआ, ये दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड, ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस, ये ठीक है, हम तीनों कंसेप्ट बता देते हैं, दैट इज आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और दिस लेविस थ्योरी। लेकिन पहले एक बार समझिए कि यहां पर कैसे काम कर रहा है। बेसिकली जो प्रोटॉन डोनर होता है, H प्लस आयन डोनर होता है, उसको क्या बोलते हो, एसिड, ठीक है, और वहीं जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलोगे, बेस, ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम लोग, दिस इज, इसको एक्सेप्ट कराना है, यानी जब इसको H प्लस आयन देंगे तो क्या बना देगा, H2CO3, इसका मतलब ये कैसे बिहेव कर गया जी, बेस की तरह, समझ में आया, ये कैसा बिहेव कर गया, बेस की तरह, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज एक्टिंग एज एसिड एज वेल एज बेस, तो ये क्या हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है, तो HCO3 माइनस यहां पर आंसर होगा। NH4 प्लस का बात करोगे तो ये H प्लस आयन दे देता है, H प्लस आयन देगा तो क्या बोलोगे इसको, कि दिस इज एन एसिड,
दे सकता है। जब लेगा तो हम लोग बोलेंगे, मतलब H प्लस आयन को लेगा तो क्या बोलोगे, बेस है, अदरवाइज क्या बोलोगे, एसिड। ठीक है, अब OH माइनस दिया है, OH माइनस क्या होगा, इट कैन एक्सेप्ट द H प्लस आयन, तो जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलोगे, दिस इज बेस। ठीक है, तो OH माइनस क्या हुआ गया, यहां पर बेस की तरह बिहेव करने लगा। तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हाँ, हम आपको बोले थे कि हम आपको दिस तीनों कंसेप्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। चलिए एक पेज देखिए, यहां तीन थ्योरीज का हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है अर्हेनियस थ्योरी होता है, अर्हेनियस थ्योरी होता है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग बात करते हैं जिससे अभी क्वेश्चन पूछा है, दिस इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और तीसरा हम लोग बात करते हैं लेविस कॉन्सेप्ट का, लेविस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, लेविस कॉन्सेप्ट का। चलिए, इसमें हम लोग तीनों में छोटा छोटा, देखो एक ही तरह का बात करेगा, थोड़ा छोटा छोटा चेंजेस आएगा। सबसे पहले दिस अरेनियस का बात कर रहे हैं। ठीक है, अरेनियस किसको बोलते हो, जो H प्लस आयन को दे सकता है उसको बोलोगे एसिड है। ठीक है, जो H प्लस आयन को दे सकता है उसको क्या बोलोगे, एसिड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लिख ही देते हैं, दिस इज एसिड और बेस। ठीक है, तो अरेनियस एसिड कौन सा है, जो H प्लस आयन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, दिस इज विच कैन डोनेट H प्लस आयन। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी H प्लस आयन है, लेकिन इसके लिए वर्ड यूज करेगा विच कैन डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, तो ये भी क्या है, दिस इज डोनेट्स H प्लस आयन, ये भी क्या है, डोनेट्स H प्लस आयन। इसका मतलब क्या है, बोलेगा प्रोटॉन। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कर रहा होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और यहीं पर आपका दिस लेविस कंसेप्ट क्या बोलता है कि विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पर बात करता है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, तब हम लोग बोलेंगे एसिड है। सबका उल्टा कर दो, बेस आ जाता है। ठीक है, जैसे जो डोनेट करता है H प्लस, यानी बेस कौन होगा, दैट गिव्स OH माइनस आयन। ठीक है, अब यहां पर है डोनेट्स H प्लस आयन, एसिड बोल रहे हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी में। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेप्ट, बेस कौन सा होगा, दिस एक्सेप्ट OH माइनस आयन। ठीक है, यहां पर क्या बोलेंगे, लेविस कंसेप्ट में एसिड कौन था, विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बेसिकली तीन थ्योरी में डिवाइड करते हैं, डिटेल से इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मतलब की कंसेप्ट समझोगे तो अर्हेनियस आयोनाइजेशन का बात करता है, समझ रहे हो, अर्हेनियस किसका बात करता है, आयोनाइजेशन का बात करता है। थोड़ा ध्यान से देखना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी किसके बारे में बोल रहा है, डोनेट्स H प्लस, एक्सेप्ट्स OH माइनस। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोटॉन के ट्रांसफर का बात करता है। ठीक है, ये किसका बात करता है, प्रोटॉन के ट्रांसफर का बात करता है। ठीक है, वहीं लेविस थ्योरी किस पर कंसंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन पे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर गया या फिर आया। ठीक है, तो जब गया यानी डोनेट किया तो बेस बोला, और जब एक्सेप्ट किया तो इसको एसिड बोल दिया। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर के ऊपर बात करता है। ठीक है, तो ये बेसिक है आपका, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यही है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम आगे स्लाइड्स में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निनहाइड्रीन टेस्ट के बारे में बात किया। चलो, निनहाइड्रीन टेस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी ज्यादा पूछा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। निनहाइड्रीन टेस्ट अमीनो एसिड्स के लिए यूज करता है। चलो बाकी का भी पहले बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड, ठीक है, तो एल्डिहाइड में टॉलेंस टेस्ट यूज होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में टॉलेंस टेस्ट, या फिर एक और हम लोग बात करते हैं किसका जी, फेहलिंग्स टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 10 एल्डिहाइड में, अल्कोहल में भी हम लोग टेस्ट यूज करते हैं जी। अल्कोहल के लिए हम लोग लुकास टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अल्कोहल के लिए हम लोग लुकास, LUCAS, लुकास टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं, उस तरह का बात कर रहे होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं, टॉलेंस टेस्ट और फेहलिंग्स टेस्ट। ठीक है, दिस अल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं, लुकास टेस्ट। अमीनो एसिड प्रेजेंट है कि नहीं, निनहाइड्रीन टेस्ट यूज करते हैं। देखो, निनहाइड्रीन टेस्ट में बेसिकली निनहाइड्रीन से जब अमीनो एसिड रिएक्ट करता है, मतलब उसमें फ्री अमीनो ग्रुप
जो होता है वो रिएक्ट जब करता है तो डीप ब्लू वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली डीप ब्लू वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके लिए हम लोग जो डीप ब्लू वॉयलेट हम बोल रहे हैं, इसके लिए ल्यूमेंस पर्पल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी वर्ड याद रखना जब इस तरह का बात कर रहा है, तो बेसिकली ल्यूमेंस HE होगा, सॉरी HE, ल्यूमेंस पर्पल कलर का फॉर्मेशन हो जाता है इस रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो जो फ्री अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो ग्रुप होता है, वो उससे निनहाइड्रीन से रिएक्ट करके दिस ल्यूमेंस पर्पल का फॉर्मेशन कर देता है। तो दीज आर यूज्ड इन जनरल फॉर टेस्टिंग पर्पस। अब बोलोगे क्यों कर रहे हैं इस तरह का टेस्ट, जैसे अमीनो एसिड्स का बात करोगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स सोचो ना कहां जरूरत है आपको, ठीक है। जैसे आप किसी भी प्रोटीन ये सब का बात करते हो तो यू टॉक अबाउट द अमीनो एसिड, उसमें प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए। इनफैक्ट फॉरेंसिक साइंस में भी देखोगे तो फिंगरप्रिंट इन सब के भी डिटेक्शन के लिए हम लोग दिस अमीनो एसिड्स का टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है टेस्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या ही पूछेगा एल्डिहाइड अल्कोहल, तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बॉन्ड ऑर्डर से बात की, याद है 64 में, आई थिंक 64 या 65 में एक बार बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू बताते भी हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हम आपको बताया भी है क्लास में, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। क्या पूछ रहा है, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा। हम लोग तो 1 मिनट में निकाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं और देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। चलो सबसे पहले दिया है CN-, ओके, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और माइनस है, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, दैट इज दिस इज 14, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का संख्या 14 होता है, ये चीज तो याद है ना आपको कि इलेक्ट्रॉन का संख्या 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखते हैं, डायरेक्टली 3 लिखते हैं, ठीक है। एक बार जो एग्जाम बीपीएससी में पूछा था, दे आस्क्ड अबाउट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा था। अब देखो लेवल इंक्रीज किया। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक कीजिएगा, बनाया हुआ है क्लास में, ठीक है। तो ये सेम कंपोनेंट के साथ हम लोग बनाने का कोशिश किए हुए हैं क्लास में। 14 के बाद क्या आता है, 15, दिस इज 2.5, 16 2, 17 क्या होगा 1.5, क्या कर रहे हैं 0.5 डिक्रीज कर रहे हैं, 18 1, 19 दिस इज 0.5, 20 का तो जानते हैं 0, इसका मतलब एग्जिस्टेंस पर इशूज है, ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाते हैं वापस, 14 का क्या लिखे थे 3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, घटाएंगे, 13 का क्या लिखेंगे 2.5, 12 का क्या लिखेंगे 2, 11 का क्या लिखेंगे 1.5, 10 का क्या लिखेंगे 1, 10, 9 का क्या लिखेंगे 0.5, 8 का क्या लिखेंगे, सिंपल है, रटना नहीं है, 0.5 घटा रहे, एक तो याद रखते हैं हम लोग, कौन सा याद रखते हैं जी, याद है ना, कौन सा याद रखते हैं हम लोग, 14 को याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, 14 का 3 होता है और 14 से एक एक बढ़ाते जाइए, 15 16 17 करते जाइए, उधर बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 घटाते जाइए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायरेक्ट हम लोग इसको रटे ही रहते हैं, ठीक है। तो उसी पर क्वेश्चन पूछा है, तो बेसिकली CN- का कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। चलो बाकी भी निकालते हैं, निकालना ही तो काम है हम लोग का। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन का कहां निकालें, यहीं पर निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन मतलब 8 का बात कर रहा है, 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 और यहां माइनस का साइन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक है, यानी 17। तो 17 का कितना है बॉन्ड ऑर्डर, याद करो, दिस इज 1.5, ठीक है। 14 का कितना था 3, ठीक है। अब हम लोग NO+ का निकालते हैं, NO+, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना 7, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स 8, प्लस साइन है तो प्लस है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन भागा पड़ा है उसका, ठीक है, तो भागेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, ये भी 14, यानी कितना हो गया, दिस इज 3, ठीक है। इसका मतलब आंसर तो आ चुका है हम लोग का, कौन सा होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, दोनों का 3 आ रहा है। खैर CN+ भी निकाल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, प्लस साइन यानी माइनस करेंगे हम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घूमने गया, ठीक है। तो कितना हो गया 12, ठीक है। 12 का बॉन्ड ऑर्डर सीधा देखे 2, ओके 2, ठीक है 2, यानी ये भी मैच नहीं किया, तो मैच कौन सा कर गया हमारा, दिस इज 1 and 3, तो आंसर क्या हो गया 1 and 3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हम मानते हैं इसको, ये पूछा हुआ है बीपीएससी ऑलरेडी, ठीक है, तो इसलिए रिपीटेटिव है, ठीक है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये पैरामैग्नेटिक का बात किया है। पहले अब समझो ना, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तीन वर्ड यूज करते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या हुआ, जो बेसिकली मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता हो, ठीक है, या बेसिकली हम लोग मैग्नेटिज्म का बात करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, विच इज हैविंग द सपोर्टिव नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। सपोर्टिव मतलब बात करते हैं ना, पैरा वर्ड यूज कर लिए, जैसे आप बोलते हो ना कि बेसिकली पैरामेडिकल, इसका मतलब विच इज सपोर्टिंग द मेडिकल, ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर्स के सपोर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो दैट इज पैरामेडिकल का बात करते हैं, ठीक है। तो पैरा वर्ड इज फॉर द सपोर्टिव, ठीक है। तो डाई मैग्नेटिक, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक क्या होता है, जैसे डाई इलेक्ट्रिक, रिपेल करने का प्रॉपर्टी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, उसका बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो उसी डाईमैग्नेटिक क्या हो जाता है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो तीन जो हम लोग बात करते हैं, समझ में आया, फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरा सपोर्टिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डाई रिपेल मतलब रिपेल मैग्नेटिज्म, ये होता है रिपेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये तो बेसिक है, ठीक है। तो इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो हम लोग छोटा छोटा लिस्ट याद किए हुए रहते हैं, ठीक है, वो लिस्ट में दीज आर कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, जिसका भी बात कर रहा है कि इनका बेसिकली नेचर क्या होता है, उसमें हम लोग तीनों का याद रखते हैं, कौन सा बेसिकली फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अदरवाइज बनाने का एक और तरीका है, एक्चुअली इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी लगा सकते हैं आप। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेसिकली ऑक्सीजन का जब देखेंगे, ऑक्सीजन का जब बात करेंगे, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाला जो हम लोग बात करते हैं, तो इसके पास एंटी बॉन्डिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के अनुसार, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन बेसिकली यहां पर पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। वहीं देखोगे हाइड्रोजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के पास एक भी आपका दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होता है। तो दे शो द ये डायमैग्नेटिज्म, दे शो द डायमैग्नेटिज्म। तो एक्चुअली में हाइड्रोजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन क्या है, दीज आर द डायमैग्नेटिक, These are the diamagnetic molecules. इनफैक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन है जो बेसिकली डाई एटॉमिक होते हुए, डाई एटॉमिक बोल रहे हैं, डाई एटॉमिक होते हुए बेसिकली पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। क्लियर है मेरा बात? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए, डाई मैग्नेटिक में ये छोड़ दिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात क्या है, रॉल्स लॉ का। अच्छा, रॉल्स लॉ क्या होता है, बेसिकली रॉल्स लॉ जब हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो यही बात होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग के लिए क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये वाला फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, मतलब हम लोग n डिवाइडेड बाई n प्लस n कर देते हैं। तो यही बेसिकली पहला ही ऑप्शन हो गया, तो यही आंसर है, ठीक है। रॉल्स लॉ एक्चुअली में आप जानते होंगे, दिस इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास, ठीक है। दिस इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास। जब भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात कर रहे होते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये बेसिकली मोलर मास निकालने का एक तरीका है। कौन सा, रॉल्स लॉ का बात करें। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है जी, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इजी क्वेश्चन है, फेल्सपार, गैलेना, बॉक्साइट, कोरियंडम। इजी सा है, दिस इज गैलेना। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज लेड सल्फाइड, ठीक है। तो दिस इज गैलेना इज द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड, गैलेना इज इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड, नॉट एल्यूमिनियम। फेल्सपार आप जानते हैं विच कंटेन्स एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट का हम लोग बात करते हैं। बॉक्साइट सबसे इंपॉर्टेंट ओर है दिस इसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो बॉक्साइट सबसे इंपॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम का। Al2O3 2H2O होता है, कोरियंडम दैट इज Al2O3 होता है, ठीक है। तो ये भी एक ओर है दिस एल्यूमिनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में डाल दिया है जी, जैसे RSCl PPH3 होल 3, ठीक है। तो दिस इज फॉर, आंसर बता देते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब भी आप याद रखें। अब ये क्वेश्चन आ गया है तो डायरेक्टली देख लो क्या होता है, उसका बेसिक जान जाते हैं, लेकिन इसके आगे पीछे पढ़ने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है।
दिस इज विल्किंसंस कैटलिस्ट में यूज होता है। ट्रांस RHCOH PPH3 होल 3 एक्चुअली दिस इज फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है, दिस इज फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन, इसके लिए बात करते हैं। ट्रांस IRClCO, ठीक है, दिस इज वस्कास कंपाउंड, वस्कास कंपाउंड, इसके लिए बात करते हैं, मतलब इसका क्या होगा, दिस शुड बी ए, ठीक है। SbF3 दिस इज स्वाट रिएजेंट, ठीक है, दिस इज स्वाट रिएजेंट, इसका बात करते हैं, ठीक है। हालांकि जनरली आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये सब रिएजेंट्स ये सब बात नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो पूछेगा ही, हम आपको जो बेसिक होता है वो बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले विल्किंसन कैटलिस्ट का बात कर रहा है। विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा, RHCl PPH3, ठीक है। इसका यूज हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स में करते हैं, ठीक है, इसका यूज हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ विल्किंसंस का यूज हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए करते हैं, समझ गए। बस छोटा छोटा फैक्ट याद रखिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली विल्किंसंस कैटलिस्ट में बस इतना ही याद रखिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में करते हैं, ठीक है। ट्रांस RHCOH PPH3 का जब बात किए तो दिस इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन का बात कर रहा है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन जो कैटलिस्ट होता है ये रोडियम कार्बोनाइल हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, रोडियम कार्बोनाइल हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, यही लिख रहा है, रोडियम कार्बोनाइल हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसी का बात कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका दिस ट्रांस IRClCO का बात किए, ये विस्कास कंपाउंड है। विस्कास कंपाउंड मतलब इसके बारे में देखिएगा तो दिस इज फेमस फॉर रिवर्सिबल ऑक्सीजन बाइंडिंग का बात करता है, रिवर्सिबल ऑक्सीजन बाइंडिंग, उसके लिए बात करते हैं किसका, विस्कास रिवर्सिबल ऑक्सीजन बाइंडिंग, इसके लिए बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज स्वार्ट्स रिएजेंट, स्वार्ट्स रिएजेंट मतलब SbF3 का बात कर रहा है, ये अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, मतलब दिस इज फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल फ्लोराइड। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर नहीं बना है तो इसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। तो बेसिकली आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इसको पढ़ लीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A solution that has pH of 5, ठीक है, pH of 5 का बात कर रहा है, एसिड बेस का इजी क्वेश्चन है ये। एसिड आप जानते हैं, एसिड किसको आप बोल रहे होते हैं, जब बेसिकली pH 7 से कम होता है, pH 7 से कम होता है तो एसिड का बात करते हैं, मतलब दिस इज, अगर हम लोग स्केल का बात करें तो ये क्या हुआ 0 से 14, ठीक है, और ये बीच में आता है 7, ठीक है, इधर होता है एसिडिक और इधर होता है बेसिक, ठीक है, इधर होता है बेसिक, ठीक है। तो इसमें दिस pH 5 का बात कर रहा है तो दिस इज अ एसिडिक, दिस इज अ एसिडिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात क्या है, लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, K को लार्ज मान लिया है, ठीक है, K को लार्ज मान दिया, ठीक है। K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, सबसे पहले आप बात करते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब इसका वैल्यू हम लोग 1 से तुलना करते हैं, ठीक है। अगर K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, समझने का कोशिश कीजिए, K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स ऊपर कौन है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विवेलेंट मींस यानी प्रोडक्ट डोमिनेंट, ठीक है। तो अगर K का वैल्यू लार्ज आ रहा है यानी प्रोडक्ट क्या हुआ, ऊपर वाला ये दिस न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट डोमिनेंट। अगर K का वैल्यू कम लिखता है, यहां पर लेस लिखता है, तो आप बोलते हैं रिएक्टेंट डोमिनेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट डोमिनेंट है। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कि इक्विवेलेंट पर क्या हो रहा होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका मतलब समझ गया ना कि प्रोडक्ट डोमिनेंट होना चाहिए। अ सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या है, मेनली क्या है, प्रोडक्ट है, तब हम लोग बोलते हैं कि इक्विवेलेंट का वैल्यू लार्ज है, यही आंसर होगा। द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट मेनली ऑफ रिएक्टेंट, तब यहां क्या देता, मतलब दिस लेस वैल्यू देता, लेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस, ठीक है। तो बेसिकली कम होने का क्या मतलब है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो रिएक्शन विल नॉट गो फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियसली, रिएक्शन विल एब्जॉर्ब हीट, वो तो इंडोथर्मिक का बात कर रहा है, रिएक्शन विल एब्जॉर्ब हीट उसका बात कर रहा है, तो इससे रिलेट नहीं कर रहा है। चलिए यही है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चल रहे हैं 121।
द बेसिक एमिनो एसिड्स आर, ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड यहाँ लाइसिन है। जो हम लोग इसका नेचर निकाल रहे होते हैं कि किस कैटेगरी में एमिनो एसिड्स आता है, दिस इज बेस्ड ऑन उसका साइड वाला चेन, ठीक है, जो आर ग्रुप होता है उस पर ही निकालते हैं, ठीक है। अगर बेसिक एमिनो एसिड्स का बात करोगे, यहाँ लाइसिन है, ठीक है। इसमें दो नाम और याद रख लो, ठीक है। एक हम लोग अर्जिनाइन का बात करते हैं, ठीक है, और दूसरा हिस्टिडाइन का बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीन नाम याद रख लीजिए, ठीक है। कौन कौन सा? लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टिडाइन, ये तीनों ही क्या है? दीज आर द बेसिक एमिनो एसिड्स, दीज आर द बेसिक एमिनो एसिड्स। बाकी भी देख लो। बाइल एसिड का बात कर रहा है, ठीक है। बाइल एसिड किसको बोलते हो? मतलब दिस बाइल एसिड एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, तो यहां पर उसका बात करेंगे ही नहीं। ग्लाइसिन का बात करता है तो ग्लाइसिन और दिस आपका एलेनिन, ठीक है, एलेनिन, ये दोनों न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है। तो ग्लाइसिन और एलेनिन जो है, दीज आर न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, दीज आर न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ये तीन नाम आप बेसिक एमिनो एसिड में याद रखेंगे, लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टिडाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट साइटोकाइंस का बात कर रहा है। साइटोकाइंस आर मेनली, ये तो इजी है, दिस इज पेप्टाइड्स, ठीक है। साइटोकाइंस आर मेनली पेप्टाइड्स। देखो साइटोकाइंस के जब बात करते हैं, मतलब दिस पेप्टाइड या फिर आप ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी बात कर सकते हो। इसमें बेसिकली इंटरफेरोन नाम सुने होंगे, ठीक है। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी बात कर रहे होते हैं इंटरफेरोन्स का, ठीक है, जो बेसिकली इम्यून सेल से रिलीज होता है। दीज आर मेनली रिलीज बाय द इम्यून सेल, ठीक है। तो इम्यून सेल से रिलीज होता है। ये बेसिकली आपका इम्यूनिटी और इन्फ्लामेशन, इस तरह का चीजों को रेगुलेट कर रहा होता है। कौन सा? साइटोकाइंस। साइटोकाइंस है क्या? दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन या फिर पेप्टाइड्स का बात कर सकते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Next, an increase in calcium ion concentration in blood vessel causes, this is called vasoconstriction. vasoconstriction में blood vessels narrow हो जाता है, blood vessels narrow हो जाता है, और इसी का उल्टा प्रोसेस को हम लोग vasodilation बोलते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा प्रोसेस है vasodilation। हेमोलाइसिस हम लोग आरबीसी का डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीमेच्योर आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेमोलाइसिस। नेक्स्ट है आर्के वाज डिटरमाइंड टू बी यूनिक लाइफ फॉर्म बाय, ये एक्चुअली में होगा इसका आंसर द यूनिक सीक्वेंस ऑन देयर राइबोसोमल आरएनए। एक आदमी का नाम याद रखिए, यह है कार्ल वोस, कार्ल वोस, ठीक है। ये बेसिकली 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किए थे, और ये बेसिकली कंपेयर किए थे 16s राइबोसोमल आरएनए को, ठीक है। क्या कंपेयर किए थे? 16s दिस राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इसी को आप बोलते हो आरआरएनए ना, ठीक है। इसको कंपेयर किए थे और बोले कि नहीं, ये जो 3 है, मतलब आर्केई, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स का बात कर सकते हो, यूकैरियोटा जो बोलना है बोलिए उसको, ठीक है। तो इसमें 3 जो कैटेगरी हम लोग कर रहे हैं वो फंडामेंटली डिफरेंट है और 3 डोमेन में डिवाइड कर दिए। पहला बैक्टीरिया, आर्केई बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, ठीक है। तो उस कैटेगरी में आके ये डिवीजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व होता है, निकलता है, ओरिजिनेट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ये बात हम लोग पहले ही पढ़ते हैं कि ये किससे ओरिजिनेट होता है? दिस इज वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एक्चुअली में जो बेसिक आप जानते हैं CO2 + H2O का रिएक्शन होता है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और दिस ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, उसमें बेसिकली वाटर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल बात किए हुए हैं। दूसरा है इज नॉट इवॉल्व बाय द सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बात सही है, ठीक है। जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, ये सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया नहीं करता है। सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया मतलब समझ लो ना, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड इन्वॉल्व होगा, CO2 + हाइड्रोजन सल्फाइड इन्वॉल्व होगा, इसमें सल्फर एमिट होता है, इसमें सल्फर एमिट होता है, ना कि कहीं से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है। जो कि बेसिकली क्या बोलोगे? दिस इज सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। जब सुनते हो ना डीप इन द ओशियन, वहां पर हम लोग बैक्टीरिया प्रेजेंस देखे हैं, बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट है और वो सल्फर डिपेंडेंट है, ठीक है। सल्फर जो बेसिकली वॉल्केनिक एक्टिविटी से निकलता है उस पर डिपेंडेंट है। तो दे रिलीज सल्फर नॉट ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए तो ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The heat content in a system is defined by its, हीट कंटेंट तो हम लोग किसको बोलते हैं जी? इंथाल्पी, ठीक है।
इंथाल्पी वर्ड का ही मतलब हम लोग बोलते हैं दिस इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी एच जो शो करते हो क्या लिखते हो, यू प्लस पी वी, ठीक है। दिस इज इंटरनल एनर्जी, पी मतलब दिस प्रेशर का बात कर रहे हैं और वॉल्यूम का बात कर रहे हैं हम लोग, दिस इसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इंट्रोपी आप जानते हैं, इंट्रोपी क्या होता है, दिस इज डिसऑर्डर इन द सिस्टम, ठीक है। जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं तो हम लोग ऑर्डर से डिसऑर्डर का बात कर रहे होते हैं, तो उसी में हम लोग एंट्रोपी का बात कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मा कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग कंपोनेंट्स। ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन का तो कोई बात है नहीं, ठीक है। फाइब्रिन ऑफ कोर्स, फाइब्रिन फोर्थ स्टेप में आप बात करते हैं, फाइब्रिनोजेन होता है एक्चुअली में, तो लेकिन डीएनए और कोलेस्ट्रॉल तो होगा नहीं, तो क्या आएगा, दिस इज फाइब्रिन, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड भी वर्ड यूज करते हैं, उसमें हम लोग दिस फाइब्रिन का बात कर रहे हैं, यानी फाइब्रिनोजेन का बेसिकली बात करते हैं, जो फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन जानते हैं आप, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होगा जो बेसिकली ब्लड सेल्स को रोक लेगा, ब्लड सेल्स को ऐसे ऐसे रोक लेगा, जाली जैसा बना के नाली में रोक दिया, ठीक है। इसके कारण बेसिकली ब्लड सेल्स फिर ब्लड को रोक लेता है, यानी ब्लड फ्लो को रोक लेता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है। उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है MHC मॉलिक्यूल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, MHC होता है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसके लिए बात कर रहा होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी सेल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी सेल, उसके लिए बात कर रहे होते हैं। ये क्या है, पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैव अ लिमिटेड रेंज बिकॉज दे आर, दिस इज रैपिडली डिग्रेडेड और अनस्टेबल, थोड़ा टफ एरिया में डाला है इसको, ठीक है। दिस इज रैपिडली डिग्रेडेड और अनस्टेबल। एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 adrenergic receptor in smooth muscle causes, this causes actually muscle relaxation, ठीक है। चलिए ये 30 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड था, ठीक है। कोशिश कीजिएगा एक बार इसको देख लेने का। कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स है टफ, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, मतलब जिसमें आप 22 से 24 तो आराम से बना सकते हैं इजिली, ठीक है, विथ नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स, उसमें टफ नहीं किया है। कुछ क्वेश्चन ऑफ कोर्स थोड़ा सा वेरी किया है, लेकिन हाँ 22-24 आराम से बनाने लायक है इसमें भी, ठीक है। जैसे फिजिक्स का तो एक भी गलत होने लायक नहीं है, इजी इजी क्वेश्चंस दिया हुआ है। बायोलॉजी में प्रोपोर्शन इक्वल है गलत सही का, ठीक है। केमिस्ट्री में भी इक्वल पोर्शन में है, थोड़ा टफ थोड़ा इजी, उस तरह का बात किया है, ठीक है। चलिए थैंक यू।